नमस्कार साथियों। आज फिर इस व्याकरण कक्षा में आपका हृदय की असीम गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन और आभार। साथियों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए तथ्य, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमने अब तक संधि के प्रकरण को कंप्लीट किया और दूसरा प्रकरण हमने समास शुरू किया। अपनी पिछली कक्षा में समाज से जुड़े हुए बहुत रोचक जानकारियां हमने आपके साथ साझा की और समाज की जो एक नवीन अवधारणा आपके मन और मस्तिष्क में जो विकसित हुई है, उसी को ही और आगे पुष्पित और पल्लवित करते हुए आज हम अपनी आज की कक्षा को आपके सामने लेके आए हैं। बिना कोई समय गंवाए आज हम समाज से जुड़े हुए, समाज के भेदों से जुड़े हुए विभिन्न तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं इस व्याकरण की समाज की कक्षा में। हमने पिछली कक्षा में देखा था समास किसे कहते हैं, समास का स्वरूप क्या है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। जो साथी अभी और आज ही मेरी इस कक्षा के साथ जुड़े हैं तो वो निश्चित रूप से मेरी पिछली कक्षा जो समास भाग 1 था उसको जरूर देखें। समास जो कि सम और आस से मिलकर बना है। सम का तात्पर्य समीप और आस का तात्पर्य है बैठाना। अर्थात हम जब दो पदों को पास पास बैठा देते हैं तो वह सामासिक पद बन जाता है। इसे हम समस्त पद भी कहते हैं। दो जो पद होते हैं, एक पद को हम प्रथम पद भी कह सकते हैं, दूसरे पद को हम द्वितीय पद भी कहते हैं। इस प्रथम पद को हम पूर्व पद भी कहते हैं और दूसरे पद को पर पद भी कहते हैं या उत्तर पद भी कहते हैं। प्रथम पद, द्वितीय पद, पूर्व पद या उत्तर पद के नाम से हम इनको जानते हैं। जब दो पदों को उनमें मध्य में विद्यमान योजक चिन्ह या फिर जिसे हम के अव्यय को लोप करते हुए उनको पास पास बिठा दिया जाता है साथियों, तो वह समास कहलाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था, गगन चुंबी, गगन चुंबी, चुंबन और गगन दोनों को हमने पास पास ले आए। दो पद पूर्व पद और उत्तर पद। प्रथम पद गगन है और चुंबी द्वितीय पद है, साथ साथ लिए। जब इनका विग्रह करते हैं, गगन को चुंबने वाला, मतलब बहुत बड़ी इमारतें होती हैं उनके लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं गगन चुंबी। इस प्रकार के शब्द जब हम साथ बैठा देते हैं तो वो पद कहलाता है सामासिक पद। सामासिक पद या इसको हम समस्त पद भी कहते हैं, समस्त पद भी कहते हैं। अर्थात समास वह है जिसके अंतर्गत दो पदों या दो शब्दों को जिनका एक अपना निश्चित अर्थ होता है, उनके मध्य के विभक्ति चिन्ह, योजक चिन्ह या जिन्हें हम अव्यय कहते हैं, उनको जब हटा करके साथ साथ ला करके स्थापित कर दिया जाता है तो उन्हें हम सामासिक पद कहते हैं। और जब इनको पुनः अपने अलग अलग भागों में बांट करके अवयवों को पुनः लिख दिया जाता है, उसको कहते हैं सामासिक विग्रह। यही प्रश्न हमारे पूछ लिए जाते हैं। अधिकांश प्रश्न आता है समास विग्रह से संबंधित, या फिर पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा समास है। साथियों, हमने देखा था पदों की प्रधानता के आधार पर हमने समास को 4 भागों में बांटा। पदों की प्रधानता के आधार पर प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान, उभय पद प्रधान और उभय पद अप्रधान। और हमने हिंदी के दृष्टिकोण से इनको बांटा था अव्ययी भाव समास। दूसरा हमने लिया तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। फिर हमने देखा कर्मधारय समास। फिर हमने देखा द्विगु समास। अगला आता है द्वंद्व समास।
उसके बाद आता है बहुब्री समास। बहुब्री समास, इसका हमने इसके आधार पर इनका विभाजन किया था। हमने अपनी पिछली कक्षा में अव्ययी भाव समास को देखा व जाना व समझा था। अव्यय, अव्यय के बारे में मैंने आपको बताया, जिनका व्यय नहीं होता है, अर्थात वह पद जिनमें लिंग वचन कारक काल के अनुसार कोई बदलाव नहीं होता है, जिन्हें हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। अर्थात अविकारी कौन कौन से थे? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। साथ ही साथ हमने देखा कि उपसर्ग और प्रत्यय भी क्या होते हैं? अव्यय जैसे होते हैं। अव्यय नहीं होते लेकिन अव्यय जैसे होते हैं, अर्थात उन पर भी लिंग वचन कारक काल का प्रभाव नहीं पड़ता, उनके अनुसार वह अपना रूप का परिवर्तन नहीं करते हैं अव्यय। और साथ ही मैंने आपको साथियों बताया था अव्यय के अंतर्गत इसका समीकरण क्या होगा कि अव्यय उपसर्ग किसके साथ जुड़ेगा? संज्ञा शब्द के साथ जुड़ेगा, और आगे उपसर्ग होगा और संज्ञा होगी, तो वो निश्चित रूप से एक ये जो स्वरूप है किसमें आएगा? अव्यय भाव में आएगा। या फिर संज्ञा और संज्ञा दोनों को साथ पदों को प्रयोग कर ले, ये दूसरा स्वरूप है, ये भी किसमें आएगा? अव्यय भाव के अंतर्गत आएगा। और इसके अलावा हम क्रिया विशेषण के साथ पुनरावृत्ति करते हुए क्रिया विशेषण बनाते, अर्थात दो क्रिया विशेषणों को एक साथ लाके बिठा देते हैं, वह भी किसके अंतर्गत आता है? अव्यय भाव के अंतर्गत आता है। हमें बस इतना ही जानना है साथियों, ज्यादा लंबी चौड़ी परिभाषाओं को याद करने की जरूरत नहीं है। अगर पारिभाषिक दृष्टि से अव्यय भाव को देखें तो वो उसमें ही आएगा, जिस सामासिक पद में प्रथम पद प्रधान होता है। क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है, और वह कोई ना कोई अव्यय होता है, अव्यय होता है। एक चीज साथियों में और बता दूं आपको कि जो पद प्रधान होगा उसमें परिवर्तन होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जो प्रधान नहीं है उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, इसी से भी हम शब्दों को पहचान सकते हैं। इसमें एक चौथी चीज और आती है कि अगर संज्ञा पहले आ जाए, उसके बाद यदि उपसर्ग आ जाए, अगर ये समीकरण भी हमारे बैठे 4 नंबर, तो भी क्या होगा? अव्यय भाव होगा। अर्थात इससे तात्पर्य यह है कि अगर अव्यय रूप जैसे उपसर्ग किसी संज्ञा शब्द के साथ जुड़ता है तो वह निश्चित रूप से अधिकांशतया, आगे मैं और बताऊंगा आपको कर्मधारय समास में भी कि उपसर्ग जुड़ के कर्मधारय किस प्रकार बनाते हैं, लेकिन अधिकांशतया उपसर्ग का जो मेल होता है संज्ञा के साथ वो अव्यय भाव में होता है। और जैसे ही हम इस समीकरण को देखें तो हमें इसका हल स्वतः ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर उपसर्ग पहले है फिर संज्ञा है। जैसे शब्द आता है यथा शक्ति, मैं आपको बहुत उदाहरण कराने जा रहा हूं साथियों, आज एक एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। यथा शक्ति, या यथा क्या है? उपसर्ग है, और शक्ति क्या है? संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार आता है बेपरवाह, बेपरवाह, यहां बे क्या है? उपसर्ग है, अर्थात बिना परवाह के या परवाह के बिना। इसका जब हम सामासिक विग्रह करें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। यहां क्या आया? उपसर्ग आया, दूसरा क्या है? संज्ञा और संज्ञा साथ में करो। जैसे मैंने कहा हाथों हाथ, नगर नगर, द्वार द्वार, ये शब्द क्या है? संज्ञा की पुनरावृत्ति हो रही है,
अर्थात यदि संज्ञा की पुनरावृत्ति भी होती है तो भी किसमें आएगा? अव्ययभाव समास के अंतर्गत। के बाद आता है क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण की पुनरावृत्ति जैसे पल पल, पल पल शब्द आया, हर पल या प्रत्येक पल। पल क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है, तो इनकी पुनरावृत्ति हुई तो भी अव्ययभाव। एक आता है संज्ञा और उपसर्ग, जैसे आ गया शब्द मृत्योपरांत, मृत्योपरांत, मृत्यु के उपरांत। यहां उपरांत शब्द क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। संज्ञा पहले आई, उपसर्ग बाद में आया। कई शब्द आते हैं ऐसे, विवाहेतर, विवाहोत्तर, मृत्युपरांत जैसे शब्द हैं। इनमें क्या होता है? उपसर्ग बाद में आता है, लेकिन गिना किसमें जाता है साथियों? अव्ययभाव समास के अंतर्गत गिना, समझा, जांचा और परखा जाता है। तो इस प्रकार के चीजें हैं वो हम किसमें देखने को मिलेगी? अव्ययभाव में देखने को। बस ये चार रूप आपको याद रखना है साथियों। क्या रखना है? अगर उपसर्ग हो और उसके बाद कोई संज्ञा आ जाए, संज्ञा का मैंने आपको कल अपनी पिछली कक्षा में बताया था कि संज्ञा क्या है? प्रत्येक वो नाम जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सभी संज्ञा है। जितने भी नाम हैं इस सांसारिक जगत में, सभी क्या है? संज्ञा है। बस उसमें कार्य का भाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा रूप संज्ञा और संज्ञा मिल जाए, तीसरा क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण आ जाए, अर्थात इनकी पुनरावृत्ति हो जाए, चौथा संज्ञा और उसके बाद उपसर्ग आ जाए। तो इस प्रकार का स्वरूप हमें किसमें देखने को मिलेगा? अव्ययभाव समास में देखने को मिलेगा। अब मैं आपको इससे जुड़े हुए कई उदाहरण बताता हूं, फिर आगे हम और करेंगे। देखो यहां क्या आ रहा है? आ जन्म, आ क्या आ रहा है? उपसर्ग आ रहा है। यथा क्या है? उपसर्ग है। प्रति क्या है? उपसर्ग है। यथा उपसर्ग, अनजान, अन उपसर्ग, घर घर क्या हुआ? संज्ञा और संज्ञा, संज्ञा पद की पुनरावृत्ति। निस्संदेह, निस क्या है? उपसर्ग। प्रत्यक्ष, प्रति क्या है? उपसर्ग। आप संधि की तुलना से इसका कीजिए, विभाजन कीजिए, प्रति और अक्षी। बे खटके, बे क्या है? उपसर्ग है। अर्थात उपसर्ग आएंगे या फिर संज्ञा और संज्ञा की पुनरावृत्ति होगी तो क्या होगा? अव्ययभाव समास। अगर हम इसका विग्रह करें, जन्म, आ जन्म मतलब जन्म तक, जन्म तक। आ जन्म का तात्पर्य है जन्म तक, जन्म भर भी हम कर सकते हैं। अगला है यथामति, मति के अनुसार। क्या है? मति के अनुसार। साथियों इस प्रकार का कई बार आपको क्या होता है? विग्रह पूछ लिया जाता है, शब्द दे देंगे समास का, और हमें समास का नाम ना पूछ करके क्या पूछ लिया जाएगा? विग्रह पूछ लिया जाएगा। तो हमें विग्रह भी ध्यान रखना है। यथा का अर्थ होता है अनुसार। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा है उसी के अनुसार उसकी प्रजा होती है, उसी रूप में। प्रतिदिन मतलब इसको प्रत्येक दिन या हर दिन भी लिख सकते हैं। यथाशक्ति, आप बताइए। हाँ, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अनजाने, बिना जाने। अनजाने में हम कोई काम कर देते हैं, जैसे कहते हैं ना कि ये काम तो मेरे से अनजाने में हो गया, अर्थात बिना जाने ही हो गया। घर घर, घर के बाद घर लिख सकते हैं हम, या फिर हम हर घर भी इसको
विग्रह में लिख सकते हैं। हर घर या घर के बाद घर। निसंदेह, निसंदेह का अर्थ है संदेह रहित। निसंदेह से तात्पर्य है संदेह से रहित। अगला प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। प्रत्यक्ष का अर्थ है आंखों के सामने। अगला आता है बेखटके अर्थात बिना खटके। बेखटके का तात्पर्य है बिना खटके। अर्थात ये जितने भी शब्द आए हैं, इन शब्द में मैंने जो 4 अव्यय भाव का स्वरूप बताया है वो आपको इसमें निश्चित रूप से देखने को साथियों मिल पा रहा है। आजन्म, जन्म तक या जन्म भर, यथामति, मति के अनुसार, प्रतिदिन, हर दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अनजाने अर्थात बिना जाने, घर घर, हर घर, निसंदेह, संदेह रहित, प्रत्यक्ष, आंख के सामने, बेखटके अर्थात बिना खटके। क्लियर? आगे और उदाहरण पर चलते हैं साथियों। खूब उदाहरण है आज। आपको इतने उदाहरण कराऊंगा मैं कि अव्यय भाव से जुड़े हुआ कोई भी तथ्य आपसे छुपा हुआ नहीं रहेगा और ना ही ऐसा कोई शब्द होगा जो आपने जाना नहीं होगा। यथा समय आप कीजिए, यथा समय, समय के अनुसार। क्या होगा? समय के अनुसार। यथा रुचि, रुचि के अनुसार। एक शब्द आता है स्वरुचि, स्वरुचि, वो भी इसी में आता है। प्रतिवर्ष, प्रति मतलब हर वर्ष, प्रति सप्ताह, हर सप्ताह। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। साथियों समझ पा रहे हो आप? और इतना सरल तरीका मैंने आपको बता दिया समाज की पहचान का। समाज की पहचान हमें किस प्रकार करनी है? अव्यय भाव में सिर्फ 4 चीजों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है कि अगर उपसर्ग और संज्ञा हो, या फिर संज्ञा व संज्ञा हो, या फिर क्रिया विशेषण प्लस क्रिया विशेषण हो, या फिर अंतिम संज्ञा और उपसर्ग हो, तो वह सभी के सभी उदाहरण अव्यय भाव के ही होंगे और वो अव्यय भाव होता है। यहां क्या है देखो, सप्ताह द्वितीय पद है, प्रति क्या है? पूर्व पद है। क्या आप प्रति को परिवर्तित कर सकते हो? प्रति को परिवर्तित कर सकते हो? प्रति शब्द को नहीं कर सकते, क्योंकि उपसर्ग है। ये उपसर्ग पर लिंग वचन काल कारक का प्रभाव नहीं पड़ता और वह क्या होता है? अव्यय जैसा होता है। क्या होता है? अव्यय जैसा होता है। अगर जहां परिवर्तन नहीं होता, प्रधानता का तात्पर्य साथियों इतना समझ लो, जहां हम ये शब्द प्रयोग करें कि यहां प्रथम पद प्रधान है या द्वितीय पद प्रधान है, वह पद परिवर्तित नहीं होता है। वह अविकारी की तरह कार्य करता है। उसमें परिवर्तन की कोई संभावनाएं अधिकांशतः नहीं होती है। उसे ही हम प्रधानता की श्रेणी में लाते हैं। अर्थात जो अपने आपको परिवर्तित नहीं करता है वही प्रधान होता है। यथाक्रम, यथा नाम, प्रतिपल, हर पल, प्रत्येक, हर एक। समझ पाए साथियों इसका सामासिक विग्रह? यथा समय का समय के अनुसार, यथा रुचि रुचि के अनुसार, प्रतिवर्ष हर वर्ष, प्रति सप्ताह हर सप्ताह, यथा कर्म कर्म के अनुसार, यथा नाम नाम के अनुसार। अगला आ रहा है प्रतिपल, हर पल, प्रत्येक, हर एक, एक 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 एक। अगला लेते हम और साथियों उदाहरण आ रहे हैं आपके सामने। आप अपना धैर्य बनाए रखें। आजीवन, जीवन भर,
जीवन भर। एक शब्द और आता है सर, मैंने आपको उदाहरणों में बताया था, याव जीवन, इसका विग्रह था यावत और जीवन। यावत का अर्थ होता है संपूर्ण, इसका भी तात्पर्य हो गया संपूर्ण जीवन या जीवन भर। यावत भी क्या है? एक उपसर्ग है साथियों। क्या है? एक उपसर्ग है। तो एक चीज और ध्यान रखना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बता देता हूं कि कई बार हमें यह पूछ लिया जाता है अव्यय भाव समास देख करके कि क्या इसमें संधि व समास दोनों हैं, या फिर ये पूछ लेंगे निम्न में से किस शब्द में संधि व समास दोनों हैं। अगर आप उनका विग्रह कर पा रहे हो संधि के नियमों से, हमने बहुत अच्छे से, बहुत सारे, बहुत विस्तृत और व्यापक रूप से हमने संधि के तथ्यों को किया था, और मैं समझता हूं आपने उनका पूर्ण अवबोध भी कर लिया होगा, अभ्यास भी कर लिया होगा, और कुछ ना कुछ समस्याएं भी आई होगी, लेकिन हम उनको आगे और इसका समाधान करते जाएंगे। जीवन भर, आमरण, मरण तक या मरने तक या मरण तक। निडर अर्थात बिना डरे, या नी क्या आ गया? उपसर्ग आ गया। हर घड़ी, हर घड़ी मतलब घड़ी घड़ी शब्द आता है, जैसे ये तो शब्द है सामासिक। अब यहां हर घड़ी से तात्पर्य क्या हो गया? यहां आ गया विग्रह। क्या आ गया? विग्रह, सामासिक विग्रह। और यहां क्या आ गया? सामासिक पद आ गया साथियों। कई बार हमें विग्रह देख करके सामासिक पद पूछ लिया जाता है, जैसे हर घड़ी आ गया, तो इसका अगर सामासिक पद बनाना है तो हम क्या बनाएंगे? घड़ी घड़ी बनाएंगे। यह उदाहरण देने से तात्पर्य यह था कि हम दोनों तरह से समास को पढ़ सके। अगर हमें विग्रह दिया हुआ हो तो हम सामासिक पद को निकाल सके, और हमें अगर सामासिक पद दिया हुआ हो तो हम सामासिक विग्रह के पदों को निकाल सके, अर्थात उनके मध्य जो विभक्ति चिन्ह है, योजक चिन्ह है, उनको प्रतिस्थापित कर सके। प्रतिमास, हर मास। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में। अगला आता है हमारे पास सहसा। सहसा शब्द यहां क्या है? स क्या आता है अपने पास? उपसर्ग। सहर्ष से, सहर्ष से, सहसा मतलब सहर्ष से। ये चीज हमारी किसके अंतर्गत आई? ये सारे के सारे आपके सामने दिख रहे हैं, उपसर्ग, उपसर्ग,